Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new series for class 8th, that is SST, Social Studies. Here we're going to start with the first chapter of history portion, how, when and where. आप सबको पता है हिस्ट्री पढ़ना कितना ज़रूरी है. There are people who used to ask, जो हो गया उसको दोबारा पढ़ने से फ़ायदा क्या है? So, to answer that question, you should know history repeats itself. This is the main or the most favorite line for all the historians, for all the teacher, जब भी वो इसका आंसर देते हैं. To whom? To the students. और स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम लाइन सुन सुन के बोर हो चुके हैं. तो हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है? हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है that the event which we see today might be happened previously. जैसे सेम ना होके नाम उसका दूसरा था. जैसे कोरोना, कोविड-19 2019 में पेंडेमिक कोविड-19, you all are aware with those things, with those situation which was there. सेम सिचुएशन 100 साल पहले आई थी. सेम सिचुएशन उसके 100 साल पहले भी आई थी. सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स हमने उस समय किए थे या हम इस समय कर सकते हैं, वो हमने कहां से निकाले? सबसे पहली स्टेज पे, इन द इनिशियल स्टेज, वी हैव सीन व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या क्या चीजें की थी, वो हम फिर से कर सकते हैं. गेटिंग? तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव सीन, और उसे हमने मिनिमाइज किया. जो कोविड-19 था उसका इफेक्ट कुछ हद तक मिनिमाइज किया हमारे प्रीवियस हिस्ट्री के रिकॉर्ड, डेटा, इंफॉर्मेशन से. That's the main or major important thing क्यों हमें हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है. Now here in this particular chapter we are going to start with the name, with the people, with the person. The name of that person is James Renell. कौन थे ये? 3rd of December 1742 को इनका जन्म हुआ था. कहाँ पर? इंग्लैंड में. इनकी डेथ हो गई थी 29th of March 19 और 1830s में. ये बेसिकली ब्रिटिश जोग्राफर थे उस समय के, जिन्होंने भारत का लगभग एक्यूरेट मैप बनाया था. दैट पर्टिकुलर पीरियड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भारत का नियरली एक्यूरेट मैप बनाया था. गेटिंग? ही जॉइंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकेम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल इन 1764 to 1777. बेसिकली किसी भी जगह की आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस जगह की ज्योग्राफी देखना. और ज्योग्राफी हमें तभी समझ आती है जब उसका मैप आता है. ज्योग्राफी हमें तभी समझ आती है जब वहां की चीजें, वहां की मिनरल, व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट दैट पर्टिकुलर प्लेस हमें पता होगा, तब तो हम उस जगह पे जाएंगे. इफ नथिंग इज देयर इन दैट पर्टिकुलर प्लेस देन व्हाई वी विल गोइंग टू गो इन दैट पर्टिकुलर रीजन. ब्रिटिशर्स इंडिया आए क्यों? जस्ट टू टेक स्पाइसेस फ्रॉम अ कंट्री. स्पाइसेस लेने के लिए आए थे. तो स्पाइसेस जब वो लेने आए तो उनको पता चला स्पाइसेस हमारे यहाँ तो है ही नहीं. स्पाइसेस कहाँ हैं? वो तो इंडोनेशिया में मिलते हैं. इंडोनेशिया में जब माली, सुमात्रा, दीज आर द रीजन्स ऑफ इंडोनेशिया जहां पर स्पाइसेस मिलते हैं बहुत. फिर उन्होंने सोचा व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन कमिंग इंडिया एंड आस्किंग फॉर स्पाइसेस व्हेन स्पाइसेस आर नॉट हियर इन दैट पर्टिकुलर रीजन. तो हम जाएं माली, सुमात्रा. जब ये माली, सुमात्रा गए तो वहां पता चला दे हैव आस्क्ड इन रिटर्न व्हाट? द इंडियन फैब्रिक व्हिच हैज बीन वेरी मच important, very much precious for other countries. जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं दैट टाइम टू हमारे ट्रेड होते थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन से. किस चीज का सबसे ज्यादा होता था? कॉटन. तो कॉटन इंडिया का बहुत ज्यादा फेमस था, है और आने वाले समय में भी रहेगा. सो माली, सुमात्रा में जब ये गए तो पहली बार तो उन्होंने दे दिया. नेक्स्ट टाइम दे हैज आस्क्ड कि अगले बार अगर आप आते हैं तो प्लीज अपने साथ क्या लेकर आए? कॉटन फ्रॉम इंडिया. गेटिंग? तो इन्होंने देखा कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर हमें ट्रेड बाकी कंट्रीज से करनी है तो वी नीड टू फोकस ऑन इंडिया. तो इंडिया में आके वो जम गए. गेटिंग? सो ब्रिटेनिका, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी है. ईस्ट इंडिया ऐसे क्यों कहते हैं? तो बेसिकली जितनी भी कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये हमारे वेस्ट साइड पे है और वेस्ट साइड के ईस्ट साइड पे इंडिया पड़ता है. तो उन्होंने जितनी भी अपनी कंपनियां डाली ईस्ट साइड पे, दैट इज इंडिया में, तो उनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा. गेटिंग? तो अलग अलग देश ने अपनी अपनी कंपनीज यहां पे डाली थी जिनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की थी. वैसे
हम देखते हैं पोर्चुगीज ने भी अपनी कंपनी डाली थी, वैसे ही डच ने भी डाली थी, वैसे ही फ्रेंच ने भी डाली थी। तो दीज वर द कंट्रीज जो हमारे देश आई थी। सबसे पहली कंट्री जो भारत में आई थी दैट वाज पोर्चुगीज कंट्री। गेटिंग? पोर्चुगीज में भी सबसे पहला इंसान कौन था? क्वेश्चन है, कमेंट में आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। गेटिंग? विद द ईयर टू, और कहां पर आए थे ये भी बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। गेटिंग? सो लेट्स स्टार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी, English company formed for the exploitation of trade with East and Southeast Asia and India, incorporated by Royal Charter on December 31st, 1600. December 31st को रानी का, that time queen was there, king was there, sorry, है ना। तो ब्रिटिश क्राउन का उन्हें क्या मिला? एक पत्र मिला, एक लेटर मिला जिसमें उनकी परमिशन थी। उस परमिशन को, उस लेटर को चार्टर कहा जाता था, जिसके तहत वो कहां पर आए थे? They came to India for doing trade. Started as a monopolistic trading body, the company became involved in politics and acted as an agent of British imperialism in India. From the early 18th century to the mid 19th century. हम क्या देखेंगे? एक ट्रेडिंग कंपनी जो हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेड करने आई थी, how they have captured whole of the Indian politics. हमारे देश की पॉलिटिक्स को उसने कैसे कैप्चर किया। दिस पर्टिकुलर थिंग वी विल गोइंग टू स्टडी इन द अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ द सेम क्लास, दैट इज इन 8th क्लास ओनली। इन 8th क्लास हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस होगा। गेटिंग? हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए, कैसे उन्होंने रूल किया, क्या रूल किया, उनका डिक्लाइन पढ़ेंगे, कैसे हमारे देश से वो बाहर गए। दीज ऑल थिंग वी विल गोइंग टू स्टार्ट इन दिस पर्टिकुलर ईयर ओनली। गेटिंग? The activities of the company in China in the 19th century also served as a catalyst for the expansion of British influence there. Now, this is one of the picture जहां पर आपको ब्रिटिशर्स दिख रहे हैं, एक ब्रिटिश बंदा जो एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, तो ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राइडिंग इन एन इंडियन प्रोसेशन। गेटिंग? सो पास्ट वर्सेस प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जो होता है पहले का समय और अभी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है। पहले सिर्फ हम पढ़ते थे व्हेन, कब, क्या। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं हाउ एंड व्हाट, कैसे और क्या। गेटिंग? तो ब्रिटिश बेसिकली अर्लियर हिस्ट्री वॉज एसोसिएटेड विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। हमें बहुत ज्यादा डेट्स याद करनी होती थी। अब हम देखते हैं डेट्स का वो जो रीजन था ना, मतलब वो जो इंपॉर्टेंस थी, अब बहुत ज्यादा कम हो गई। डेट्स कोई नहीं पूछता। ऑल आर देयर विद व्हाट वर द कंसेप्ट दैट पर्टिकुलर पीरियड। उस समय जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या था। दीज ऑल थिंग्स पीपल यूज्ड टू आस्क। This was because history used to keep a track of battles and big events. At present, history is a wider concept which includes how and what concepts. For example, how people earned their livelihood, what did they produce and eat, etc. These were some of the questions basically. Now, Warren Hastings, we all know, सबसे पहला गवर्नर जनरल जो भारत का बना था उसका नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1773 को बनाए गए थे। वॉरेन हेस्टिंग was a competent, honorable and far-sighted administrator whose policies, while some controversial, decisively shaped and stabilized future Anglo-Indian relations. The controversy surrounding his administration made him the subject of impeachment and trial in Great Britain. उन्होंने जो भी कंट्रोवर्सी उनसे साथ हुई थी वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके थ्रू इन पे इम्पीचमेंट लगाया गया, मतलब देश से इनको निकाल के वहां पे इस पोस्ट से अलग किया गया। उनके ऊपर ट्रायल चला था ग्रेट ब्रिटेन में ही। क्या नाम था इनका? वॉरेन हेस्टिंग। 1732 से 1818 तक का इनका टाइम पीरियड है। ही वॉज द गवर्नर जनरल दिस पर्टिकुलर पीरियड इन इंडिया। गेटिंग? नेक्स्ट, क्राइटेरिया टू periodize. Basically, in 1817, a Scottish इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर जिनका नाम था जेम्स मिल पब्लिश्ड अ बुक जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये वही इंसान है जिसने सबसे पहले भारत की हिस्ट्री लिखी थी, जिसके लिए हम बहुत सारी चीजें जो आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम ऑफ द पार्ट आज टेकन फ्रॉम हिम। और जिसकी पूरी हिस्ट्री, जो हिस्ट्री हम भारत की पढ़ते हैं ना, यह भी पूरी हिस्ट्री बेसिकली ब्रिटिश सेंटर्ड हिस्ट्री है। इसमें बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं आज हम लोग बोला करते हैं दैट दीज आर द थिंग्स जो हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है, ऐसा तो था ही नहीं। तो दिस इज व्हाट ही वाज द पर्सन, दिस वाज द मेन वी कैन से अ कल्प्रिट बेसिकली, जिसने हमारे देश की पहली हिस्ट्री लिखी थी। गेटिंग? इन दिस बुक the Indian history is divided into 3 periods. Basically इन्होंने हिंदी जो भारतीय इतिहास है उसको 3 पर्टिकुलर पार्ट में तोड़ा। जैसे आज हम जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। इनके हिसाब से हिस्ट्री क्या थी? एंशिएंट हिस्ट्री नहीं थी, दैट वाज हिस्ट्री ऑफ हिंदूज। मीडिएवल हिस्ट्री जहां पर हम क्या पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत, दैट वाज अ पीरियड ऑफ मुस्लिम्स। एंड
आफ्टर दैट पीरियड, जब दिल्ली सल्तनत के बाद आते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर के बाद हम क्या देखते हैं, ब्रिटिशर्स का आगमन हो जाता है। जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं उसके बाद ब्रिटिश रूल करना, 1600 में क्या बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। तब से हमने देख लिया ब्रिटिश एरा स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, याद रखिएगा। नाउ प्रायर टू ब्रिटिश रूल, बिफोर ब्रिटिशर्स, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए उसके पहले, before Britishers took over India, there was Hindu and Muslim rulers who used to exploit India. Furthermore, India strongly believed in caste system, multiple religion, superstition, etc. ये सारी चीजें हम मानते थे। जेम्स मिल ने क्या किया, जेम्स मिल को लगा, felt that only British rule could civilize India and teach them manner, art and law. मतलब इनको लगा कि हमारे जो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, ऐसे ही रहते हैं, जानवरों जैसे। तो इनको कॉलोनाइज ढंग से रहने के लिए कौन सिखाएगा, हम उन्हें सिविलाइज बनाएंगे, हम उन्हें सिखाएंगे मैनर्स, आर्ट्स और रूल्स इनके बारे में। किसने कहा ये, जेम्स मिल को ऐसा लगा। गेटिंग। नेक्स्ट आते हैं इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन, जो हम पढ़ते हैं अभी, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री फ्रॉम 4000 BCE टू 500 AD एनो डोमिनी। medieval history 500 anno domini to 1500 anno domini. Then modern history from 1500 till present time. This is particular classification or division of Indian history in present scenario. हम आज भी यही पढ़ते हैं। टाइम नोटेशन कहाँ से आता है भाई, तो the term anno domini AD and before Christ BC are used to level or number years in the Julian and Gregorian calendars. The term anno domini, that is AD, in medieval Latin and means in the year of the Lords. Basically, जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसके पहले के पीरियड को हम कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, एंड जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद के पीरियड को हम AD, एनो डोमिनी कहते हैं। गेटिंग। बेसिकली इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कई लोग ये बोल देते हैं, बचपन में अगर हमें पढ़ाया नहीं जाता तो बहुत पीपल यूज्ड टू से लाइक मी एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 6, 7, 8, एट दैट टाइम AD का मतलब मैं समझता था आफ्टर डेथ। थोड़ा दिन के बाद मुझे पता चला आफ्टर डेथ, बिफोर क्राइस्ट, तो बीच वाला पीरियड कहाँ गया, एट दैट टाइम जब क्राइस्ट साहब जिंदा थे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए लोगों ने अब क्या कर दिया, बिफोर कॉमन एरा एंड आफ्टर कॉमन एरा, ये अब वर्ड यूज होते हैं। गेटिंग। नाउ द टर्म BC बता दिया मैंने, बिफोर क्राइस्ट, an epoch used in dating years prior to the estimated birth of Jesus. Getting. Now comes caste system in Hinduism. Hinduism में caste system अभी भी बहुत important है, पहले भी था, अभी वो वोट का जरिया बन गया है, पहले क्या था वो आपको भी पता है। There are 5 types of caste in Hindus. First is Brahman, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास और सबसे नीचे आ गया दलित। बेसिकली जो दलित अलग से लिखा है और 5 टाइप में तोड़ा है, इनिशियली इट वॉज ओनली 4 टाइप्स, और अभी भी हम देखते हैं तो 4 टाइप्स ही दर्शाते हैं। वो 4 टाइप्स क्या है, तो सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं क्या है, ब्राह्मण्स। बेसिकली 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि एक ब्राह्मण एक योगी के शरीर से या ब्रह्म के शरीर से 4 पार्ट से 4 पर्टिकुलर वर्णों की स्थापना हुई थी। यही वर्ण बाद में कास्ट सिस्टम में परिवर्तित हो गए। व्हाट वर दिस कास्ट सिस्टम एंड वर्णास, तो वर्णास हमारे यहाँ 4 बेसिकली होते हैं। द हेड of the person is Brahmans intellectual, दिमाग मतलब intelligence मतलब Brahmans। Getting, जो priest और academics का काम करते थे। Next comes the Kshatriyas means the shoulders, the chest basically आपकी किसको दर्शाता है, the power, the strong, the strength, that is warrior and the kings। Next आता है आपका वैश्यास, जो आपके stomach को दर्शाता है, that shows the business community। Getting, next Shudras, servants, सबऑर्डिनेट, वैश्यास, दीज आर द पीपल जो किसकी हेल्प करते थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण्स की। उसके बाद दलित्स बोल दिया। दलित्स बेसिकली यही जो शूद्र थे ना, बाद में इन्हें ही दलित्स बोल दिया गया, कन्वर्ट होते गए, जिसको बाद में हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम जनरेट हुई, कुछ ऐसी चीजें जिसे हम बीमारियां बोल सकते हैं, द डिजीज जो फैलते गई, अनटचेबिलिटीज, डू ऑल द लोअर ऑर्डर वर्क सबऑर्डिनेट टू ऑल। These were some of the things जो हमारे देश में थी। हाँ, इनको अलग करने के लिए ब्रिटिशर्स थे जो इनको अलग करना चाहते थे। There are certain things जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए अच्छी भी की थी। उनमें से एक थी अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की या खत्म किया, सती प्रथा, ठीक है। These were basically curse to our people at that particular period। Getting now
एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जब एडमिनिस्ट्रेशन होता था तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या रखेगा? रिकॉर्ड्स रखेगा। आज तो कंप्यूटर्स वेरी इजी, वी कैन हैव ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले डिजिटल रखना बहुत मुश्किल होता था, पेपर्स भी बड़ी मुश्किल में मिलता था, पेपर तो बाद में चाइना लेकर आया, गेटिंग। तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जो होता था वो रिटन फॉर्म में होता था। One important source is the official record of British administration. The British believed that the act of writing was important. उनको लगा जो लिखना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं 10 बक्का 1 लिखा। इसका मतलब होता है आपने 10 बात बोली, उसका कोई प्रूफ, उस पर कोई मानेगा नहीं कि दिस इज द थिंग विच इज ट्रुथ। लेकिन आपने एक लिखी चीज बता दी, उसमें सिग्नेचर बता दिया, दैट इज अ प्रूफ। कोर्ट भी किस चीज को प्रूफ मानता है? ओरली नहीं, द थिंग विच आर रिटन, द थिंग विच आर रिकॉर्डेड। Getting? The British believed that the act of writing was important. Every instructions, plan, policy, decision, agreement, investigations had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced as administrative culture of memos, notings, and reports. The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all administrative institutions. अभी भी होता है record room. The village tehsildar office, the institutions, the collectorates, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts, all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important record. आर्चीव में written form होता है, म्यूजियम में चीजें रखी होती हैं, आप सबको पता होगा. Letters and memos that moved from one branch to the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district official prepared, or the instructions and directives that were sent by officials at the top of provincial administration. ये सारी चीजें आज हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं because that time there was a record room. Getting? और वो हम आज देख पाते हैं. सर्वे became important. सर्वेज जो होते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, अगर आपको कोई नया लॉ लेकर आना है, एक नया रूल लेके आना है, at that time you need to know कि वहां के लोगों को क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें नहीं चाहिए. ये पता कैसे चलेगा? किसी एक इंसान से नहीं पता चलेगा. We have to do the survey. एक एक से हमें पूछना पड़ेगा. Getting? We have to collect the data. From that data, we're going to make that into information. From that information, we're going to use it and we're going to make rules, regulation, and many more things. So, the practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that the country had to be properly known before it could be effectively administered. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local history, and the cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about to administer the region. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on castes, religions, and occupations. There were many other surveys: botanical surveys, geological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys, and many more. What is colonialism? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है colonialism होता क्या है? The period किसी पर्टिकुलर जगह का जब वहां पर रूल एडमिनिस्ट्रेशन यूरोपियन कंट्रीज का होता है या स्पेशली ब्रिटिश क्राउन का होता है, उस पर्टिकुलर पीरियड को उस जगह के लिए कहा जाता है कॉलोनियल पीरियड. द एस्टैब्लिशमेंट, exploitation, maintenance, acquisition, and expansion of colonies in one territory by people from another territory. It is a set of unequal relationship between the colonial power and the colony and between the colonist and the indigenous population. I hope the meaning of the colonialism, why we have to study history, and what all incidents have taken place in that particular period, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, समझ आया होगा. If there is any doubt जो हमने पढ़ा इस टॉपिक में, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, you can directly ask me through the comment section.